उड़ीसा में हुए रेल हादसे में अब तक लगभग 300 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। रेस्क्यू टीम्स ने अपना काम खत्म कर दिया है और रेस्टोरेशन ऑफ द ट्रैक्स का काम चालू हो चुका है। रेल मंत्री ने यह भी बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एरर के कारण ये हादसा हुआ। हालांकि पिछले 10 से 12 साल में ऐसी कई रेल एक्सीडेंट्स हुई हैं जो कि इंडियन रेलवेज की सिक्योरिटी पर सवाल उठाती हैं, लेकिन हमने शायद सबक नहीं सीखा और इसीलिए इतने लोगों की जानें आज गई हैं। चाहे आप 2011 जुलाई का फतेहपुर एक्सीडेंट ले लीजिए, जिसमें हावड़ा कालका मेल डिरेल हो गया था, जिसमें करीबन 70 लोगों की जानें गई थी, तो वार्निंग सिग्नल्स थी। या फिर आप मई 2012 की हम्पी एक्सप्रेस का एक्सीडेंट ले लीजिए, जिसमें 25 लोग मारे गए। मई 2014 में गोरखधाम एक्सप्रेस 25 डेड। मई 2016 में इंदौर पटना ट्रेन एक्सीडेंट 146 डेड। जनवरी 2017 हीराकुंड एक्सप्रेस करीबन 40 लोगों की मौत और अगस्त 27 में उत्कल एक्सप्रेस में करीबन 20 लोगों की मौत और इसके 4 दिन बाद कैफियत एक्सप्रेस, जिसमें मौत तो नहीं पर करीबन 70 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। और इसी के बाद रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने रिजाइन भी किया था। हाँ, वो एक जमाना था जब रेल मंत्री रिजाइन किया करते थे, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करते थे, लेकिन आज के नए इंडिया में बोला जाता है कि रेजिग्नेशन देना एक कमजोरी है। काफी बहस हुई है, नए सिक्योरिटी मेजर्स की बात काफी दिनों से चल रही है, ये आपने न्यूज में भी काफी बार देखा होगा। आज के इस एपिसोड में लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि इस घटना में कैसे एक नहीं, दो नहीं, 3 दुर्घटनाएं एक के बाद हुई और इस एक्सीडेंट को एक टेक्निकल गिच माना जा सकता है, एक सिक्योरिटी लैप्स माना जा सकता है, या एक लापरवाही कि हमारे जो एक पॉलिटिकल क्लास और एक पॉलिटिकल विल है उसको सिक्योरिटी की परवाह ही नहीं है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये चित्र भी दिखा देता हूं। अगर आपको ये नहीं मालूम है क्या है, तो इसका नाम है मंगलयान। इसरो के साइंटिस्ट ने इसे एक बहुत ही कम बजट में एक शॉट में सीधा मार्स पहुंचा दिया। भारत पहला देश बना जिसने पहले अटेम्प्ट में लो बजट में मंगलयान तक का सफर तय कर दिया। लेकिन हमें यहाँ बोला जाता है कि देखिए, सिक्योरिटी अपैरेटस बैठाने में, टेस्टिंग करने में 10 साल लग जाते हैं। दूसरे तरफ नए नए ट्रेन लॉन्च करने में उतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन शायद जाने उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए सिक्योरिटी को प्रायोरिटी नहीं दिया गया था। समझाता हूँ कैसे। उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में भानगा बाजार स्टेशन से कुछ पहले ये घटना घटी। नॉर्मल रेलवे लाइंस की तरह यहाँ भी अप एंड डाउन लाइन चलती है। अप लाइन चेन्नई की तरफ जाता है, डाउन लाइन हावड़ा की तरफ। इसके अलावा इस जगह पर दोनों तरफ लूप लाइंस भी हैं। लूप लाइंस को हम सर्विस रोड की तरह मान सकते हैं, जिसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी ऐसी ट्रेन को क्रॉस करने देना होता है जिसे जल्दी जाना होता है। अक्सर राजधानी या शताब्दी के लिए बाकी ट्रेन थोड़ी देर के लिए लूप लाइन में चली जाती हैं और तब ये हाई स्पीड ट्रेन पास हो जाती है और ये वापस फिर पटरी में आ जाते हैं। शालीमार से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने स्टेशन बालासोर से टाइम से निकल चुकी थी और अगले स्टेशन पर टाइम पर पहुंच भी जाती, क्योंकि भानगा बाजार उसके स्टॉप तो था ही नहीं। इसी टाइम भानगा बाजार स्टेशन से कुछ ही दूर पहले एक गुड्स ट्रेन लूप लाइन में खड़ी थी। अब हुआ कुछ ऐसे कि कोरोमंडल सीधा आकर लूप लाइन में घुस गई और बहुत जोर से गुड्स ट्रेन को टक्कर दिया। ये टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कोरोमंडल के कुछ डब्बे गुड्स ट्रेन के ऊपर चढ़ गए और कुछ दूसरे डाउन लाइन के ऊपर जाकर गिर गए। ठीक उसी वक्त डाउन लाइन में यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस हावड़ा के तरफ जा रही थी और वो भी इन बोगियों से जाकर टकराई और डिरेल हो गई। 2017-18 में रेलवे बजट में एक नया सेफ्टी फंड राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष या RRSK लाया गया था, जिसका कॉर्पस 1 लाख करोड़ था और जिसको सेटअप किया गया था कई सेफ्टी वर्क्स करने के लिए, क्योंकि हमारी इंडियन रेलवेज में अक्सर एक्सीडेंट्स होते आए हैं और वो रुके कभी नहीं है। इसकी सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि रेलवे ट्रैक्स और रेलवे क्रॉसिंग्स ठीक करना। सेकेंड प्रायोरिटी थी मॉडर्नाइजेशन करना इंजन कैब का, नई टेक्नोलॉजीज लाना, और थर्ड प्रायोरिटी थी कि क्रू मेंबर्स को बेहतर तरीके से ट्रेन करना। 2017 से 2022 तक हर साल 20,000 करोड़ खर्च होना था इस सिक्योरिटी मेजर के लिए। इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट 15,000 करोड़ देती, रेलवेज 5,000 कंट्रीब्यूट करती, पर रेलवेज ने अगले 3 साल का फंडिंग ही नहीं किया, करीबन 15,000 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, जो पैसे पहले इस फंड में जमा हुए थे उससे भी करीबन 2,300 करोड़ नॉन रेलवे सेफ्टी में खर्च किए गए।
सोचिए अगर ये सेफ्टी मेजर्स पे काम लिए जाते तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता, शायद ऐसे कई और डिरेलमेंट्स रुक सकते थे। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर इतना डिबेट हो रहा है कि क्या ये करीबन 300 जानें बचाई जा सकती थी, क्या ये लापरवाही इंडियन गवर्नमेंट की है। इंडियन रेलवेज में 2012 में ट्रेन कोलिजन एडवांस सिस्टम के अंडर एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार किया गया था जिसका नाम अब दिया गया था कवच। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव के अकॉर्डिंग ये कवच सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल 4 सर्टिफाइड है, जिसका मतलब कवच लगाने से दुर्घटना होने की प्रोबेबिलिटी 1 in 10,000 हो जाती है। ये इतना एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है जो करीब 10 किलोमीटर पहले ही किसी ऑब्स्टिकल को ट्रेन ट्रैक पर किसी ऑब्स्टिकल को अपने अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से रीड कर लेता है और ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर तक ले आता है, जिसके बाद ट्रेन को फिर रोकना बहुत आसान हो जाता है। पर अच्छा और एडवांस सिस्टम होना और अच्छा और एडवांस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में जमीन आसमान का फर्क है। फैक्ट ये है कि यही एडवांस्ड कवच सिस्टम अभी तक सिर्फ 2% ऑफ इंडियन रेल लाइन में लगाया गया है। सिर्फ 2% हमारे रेल लाइन नेटवर्क को यह कवर करता है। फर्स्ट फेज में प्लानिंग तो ये थी कि 2022-2023 में ये कवच 2000 किलोमीटर रूट पर भी फैलाया जाए, वो भी कोई बात होती, लेकिन अभी तक सिर्फ 1500 किलोमीटर भी नहीं किया गया है। इंडिया का टोटल रेल नेटवर्क 68,000 किलोमीटर है। इसका मतलब है अभी तक कवच 2% ट्रेन लाइन कवर कर पाया है, और अगर इसी स्पीड पे चलता रहा तो आप और हम तो निकल जाएंगे इस दुनिया से, तब तक भी ये कवच नहीं लगेगा। इस बात पर भी बहुत डिबेट हो रहा है कि कवच कैसे लग सकता है, इतना कैसे हो सकता है, टाइम कहाँ है हमारे पास, फंड्स कहाँ हैं हमारे पास। लेकिन दूसरी बात हम भूल जाते हैं कि कवच और नो कवच इतनी बुरी तरीके से दुर्घटना हुई कैसे, और उससे बात साफ होती है मेंटेनेंस की, हमारे रेलवे ट्रैक्स की, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। 2017 से 2021 तक 1100 से भी ज्यादा डिरेलमेंट्स हो चुकी हैं खराब ट्रैक्स की वजह से। कैग ने अपने रिपोर्ट में डिरेलमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज के ट्रैक मेंटेनेंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिरेलमेंट किया था। कैग ने यह भी बताया कि ट्रैक रिकॉर्डिंग कार के इंस्पेक्शन में 30 से 100% तक का इंस्पेक्शन शॉर्टफॉल है। कैग के अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के वजह से 100 डिरेलमेंट्स होती आई हैं। इनमें से 500 से भी ज्यादा केसेस में एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को डिरेलमेंट की इंक्वायरी रिपोर्ट भी टाइम से सबमिट नहीं की गई थी। तो ये मत सोचिए कि ये दुर्घटना है, ये एक्सीडेंट है। चेतावनी पहले भी थी, मैन मेड एरर पहले भी हो रहे थे, और उसके बाद जाकर ये बड़ी एक दुर्घटना घटी है, जिसके कारण ये डिरेलमेंट्स रुकी नहीं क्योंकि हमने उस पर फोकस नहीं किया, और इसीलिए आज ये सिचुएशन आया है। उड़ीसा के केस में इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट लैप्सेस इन सिग्नलिंग भी है। छोड़िए कवच की बात, ये बताइए कि सिग्नलिंग इतना खराब कैसे हो गया कि कोरोमंडल को पहले गुड्स ट्रेन ने मारा, फिर वो लूप लाइन में जाया, लूप लाइन में फिर हावड़ा ट्रेन ने उसे मारा। और वार्निंग की ही बात करें तो इसी से मिलता जुलता एक केस रिपोर्ट हुआ था 8 फरवरी को, जब संपर्क क्रांति ट्रेन स्टेशन से पास एक गुड ट्रेन से टकराने ही वाली थी, पर लास्ट मोमेंट में ड्राइवर की अलर्टनेस की वजह से दुर्घटना होने से बच गए। प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ट्रेन का डायरेक्शन सेट था और PLCT मतलब पेपर लाइन क्लियर टिकट भी ट्रेन को दिया जा चुका था, जो ट्रेन को स्पेशल सर्कमस्टांस में ब्लॉक सेक्शन में जाने की परमिशन देता है। इसके बाद भी ऐसा फेलियर होना थोड़ा स्ट्रेंज था। ऐसे में उस ऑफिसर ने पता लगाया कि सिग्नलिंग सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था, और जिसके कारण डिस्पैच रूट भी अपने आप ऑल्टर हो जाता है। अगर उस वक्त ट्रेन के लोको ड्राइवर अलर्ट नहीं होते तो एक भयानक घटना घट चुकी होती। ये फरवरी की बात है, पर उस समय सरकार यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा के इलेक्शन में बिजी थी। इस रिपोर्ट पर कोई खासा ध्यान नहीं गया। सिग्नलिंग जैसे बातों का कहाँ इंपॉर्टेंस है? अरे 80-20 करने में हम जुटे रहते हैं, अस वर्सेस देम में हम जुटे रहते हैं, देश को खतरा है बोलने में जुटे रहते हैं। अरे इंडियन रेलवेज को खतरा पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? सिग्नलिंग का फेलियर कोई हादसा होता है क्या? ये सब छोटी मोटी बातें हैं। और 2 इंडिया नहीं तो लेकिन 2 इंडियन रेलवेज हमें जरूर नजर आती हैं, क्योंकि एक तरफ जो इंडियन रेलवेज का कंडीशन हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको मीडिया में उसका दूसरा पिक्चर मिलता है, जहां नए नए एकदम विशाल, एकदम विराट वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किए जाते हैं।
ट्रेन 18 के नाम से पहले बनी इस ट्रेन का नाम फिर बदलकर वंदे भारत कर दिया गया क्योंकि वो पीआर के लिए बेटर होता और अभी इंडिया के कई रूट्स में वंदे भारत ट्रेन चल रहे हैं। फोकस सरकार का यही था, नरेंद्र मोदी सरकार का यही था कि 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में 75 वंदे भारत पूरे देश में चलाए जाएं, चाहे कोच फैक्ट्री तैयार कर पाए ना कर पाए, चाहे ट्रेन लेंथ को छोटा करना पड़े, चाहे सारा रिसोर्स और फोकस सिर्फ वंदे भारत ट्रेन लगाने में ही किया जाए। और इसमें से ज्यादातर ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही वंदे भारत ट्रेन इनॉग्रेट करते हैं, रेलवे मिनिस्टर नहीं, प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करते हैं। पूरा पीआर चल रहा है। गोदी मीडिया भी छाती पीट पीट कर वंदे भारत और मोदी मैजिक के गुण गा रहा है। वंदे भारत बनाने में सरकार को लगभग 120 करोड़ रुपए लगते हैं। जिस पेस से दुनिया आगे बढ़ रहा है, एक हाई स्पीड, बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर कंफर्ट की जरूरत है, कोई इसमें शक की बात नहीं है। पर क्या एग्जिस्टिंग ट्रेन्स और रूट्स का बेटर होना जरूरी नहीं है? हम वंदे भारत और बुलेट ट्रेन्स के मामले में जापान से compete करने की बात करते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि जापान के अंदर अगर एक ट्रेन कुछ सेकंड भी लेट हो जाए तो वहां बवाल मच जाता है, और यहाँ 15 मिनट से लेकर 15 घंटे ट्रेन लेट होना आम बात है। कि टॉयलेट में आदमी जा नहीं सके, ये आम बात है। कि लोग ठुसे पड़े हुए हैं ट्रेन में, ये आम बात है। कि करोड़ों लोग ट्रेन में टिकट बुकिंग नहीं करा पाते हैं, ये आम बात है। इंडियन रेलवेज में जहां अभी तक लेट होना इतना कॉमन है कि जहां 2008 से 2019 तक करीबन 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के बाद भी ट्रेन की पंक्चुअलिटी 0.18% इंप्रूव हुई है और एवरेज 0.16% स्पीड में बढ़ोतरी हुई है। ट्रेन्स की जितनी जरूरत है उतनी है नहीं, इसीलिए 2022-2023 में लगभग 2.7 करोड़ लोग टिकट कटवाने के बाद भी ट्रैवल नहीं कर पाए क्योंकि उनकी टिकट वेट लिस्टेड ही रह गई। मिशन रफ्तार लगाया गया 2016-17 में ताकि गुड्स एंड फ्रेट ट्रेन्स की स्पीड डबल की जा सके, पर अभी तक वो उतनी ही गति पर चल रही है और ज्यादा कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2023 में जहां हम वंदे भारत के पीआर के दम पर इंडियन रेलवे की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वहां सच तो यही है कि आज भी अगर किसी ट्रेन की स्पीड 55 किलोमीटर हो तो वो सुपर फास्ट कैटेगरी में कहलाई जाती है। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट में अभी कंप्लीट रिपोर्ट आना बाकी है और उसके बाद सारी बातें और क्लियर हो जाएंगी। पर यह सच है कि जहां हम नए वंदे भारत का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, वहीं हमारी एग्जिस्टिंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इंप्रूवमेंट होना बाकी है। तो ये आपके नजरिए की बात है कि आपको बुलेट ट्रेन चाहिए, वंदे भारत चाहिए, या बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल चाहिए जिससे लोगों की जानें बचे। और ये मत कहिएगा कि ये नामुमकिन है, मुमकिन जरूर है, क्योंकि जो देश मंगल तक पहुंच सकता है, चांद तक पहुंच सकता है, वो आराम से एक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगा सकता है। जिस गति से, जिस पैशन से, जिस तेजी से वंदे भारत लॉन्च किया गया था, उसी पैशन से, उसी तेजी से हम ये ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी लगा सकते हैं। और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, कम से कम अंग्रेजों के जमाने के सिग्नलिंग सिस्टम को तो कम से कम मेंटेन रख सकें, जिससे एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के ऊपर चढ़ ना जाए। लेकिन जो भी हो जाए, 300 जाने भी चली जाए, हमें सीख तो मिलने वाली है नहीं, क्योंकि इस दुर्घटना के बाद और भी दुर्घटनाएं घटी। और वो घटी क्यों? क्योंकि इस इंसिडेंट को भी हर इंसिडेंट के तरह एक कम्युनल स्पिन देने की कोशिश की गई, जहां कुछ राइट विंग ट्रोल्स ने यह भी दिखाने की कोशिश की कि एक्सीडेंट साइट के बगल में ही एक मस्जिद टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देता है और एक्सीडेंट दिन था फ्राइडे, तो इसका मतलब आप खुद ही आंख लीजिए कि कौन इसके पीछे हो सकता है। वो तो दूसरी बात निकली कि वो स्ट्रक्चर जिसकी बात हो रही थी वो एक इस्कॉन टेम्पल निकला। लेकिन बार बार यही चीज दोहराने की कोशिश की गई कि किसी और की गलती है, सरकार की गलती नहीं हो सकती है। सरकार इस्तीफा और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर सकती है, क्योंकि खैर मॉरल तो है ही नहीं। और उसके बाद भी अगर आप देखो किस तरीके से जो मीडिया पहले के जमाने में एक सिस्टम को, एक सरकार को कटघरे में लाती थी, सवाल पूछती थी, जाने क्यों गई, ये सवाल पूछा जाता था, आज वही मीडिया रेल मंत्री को एक मसीहा के तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए वो साइट पर है, देखिए वो रात तक काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस एक्सीडेंट के बाद रेल मंत्री का एलिवेशन हो, रेजिग्नेशन तो ना हो, क्योंकि इस चीज को एज अ पॉजिटिव दिखाया जा रहा है कि देखिए कितना बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन फैक्ट तो यही है कि चाहे आप वंदे भारत को बिल्कुल वेलकम करिए और करना भी चाहिए, लेकिन जहां प्रायोरिटी की बात है वो साफ है कि ना हमारी सिग्नलिंग सिस्टम, ना हमारी हाइजीन सिस्टम, ना हमारी ऑन टाइम परफॉर्मेंस सिस्टम कहीं भी है, और हजारों लाखों लोग रोज इंडियन रेलवेज में इसको भुगत रहे हैं।
मतलब आसान भाषा में अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो भाई सूट बूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर का कच्चा बनियान जो है वो फटा है, उसमें से बांस आ रही है। सवाल ये है कि आपको क्या नजर आ रहा है, अंदर की बात या बाहर का सूट?